जीएस कॉन्सेप्ट एनालिसिस में हम आपका स्वागत करते हैं। हाल के लगातार 2 वर्षों से चर्चा में रहा विषय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आज हम अपना प्रस्तुतिकरण देंगे। हम जानते हैं कि किसी भी देश, समाज अथवा व्यक्ति के विकास में शिक्षा का योगदान बहुत ही अहम है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यदि हम अपने देश की शिक्षा नीति का अवलोकन करें तो पाते हैं कि सर्वप्रथम इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 1968 ईस्वी में दौलत सिंह कोठारी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति लागू की गई, जिसमें सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर पर बल दिया गया। भारत में दूसरी शिक्षा नीति राजीव गांधी की सरकार द्वारा 1986 में लागू किया गया, जिसमें शिक्षा के माध्यम से महिला सशक्तिकरण, SC/ST के शैक्षणिक स्थिति में सुधार पर विशेष जोर तथा तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। इस समय UGC और NCERT जैसी शिक्षण संस्थाओं को मजबूती प्रदान किया गया। प्राइमरी एजुकेशन को चाइल्ड सेंटर्ड अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा के नाम से जाना गया। इसके बाद 1992 में PB नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा राममूर्ति कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 1986 के एजुकेशन पॉलिसी को रिवाइज्ड एवं मॉडिफाई किया गया तथा समग्र साक्षरता अभियान पर विशेष बल दिया गया। इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी वास्तविकता यह है कि देश में साक्षरता और अक्षर ज्ञान के लक्ष्य में तो हमने व्यापक उपलब्धि हासिल की है, लेकिन अभी भी तकनीकी और व्यावसायिक दक्षता, टेक्नोलॉजिकल एंड वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट में हमने अपेक्षा से बहुत ही कम प्रगति की है। वर्तमान में एक सरकारी आंकड़े के अनुसार हमारे देश के शिक्षित विद्यार्थियों में मात्र 5% के पास वोकेशनल स्किल है, जबकि अगर हम विकसित देशों की बात करें तो वहाँ वोकेशनल स्किल वाले विद्यार्थियों की संख्या 50 से 75% तक है। चूँकि वोकेशनल और टेक्नोलॉजिकल स्किल देश को उत्पादक बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाते हैं और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में, प्रोडक्टिव बनाने में उन देशों को शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा के पैटर्न की प्रमुख भूमिका है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वर्तमान सरकार ने 29 जुलाई 2020 को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की है। तो आइए समझते हैं कि क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। भारत की नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिसका मसौदा डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में पेश किया गया था तथा 2020 से अब तक भारत के सभी राज्यों में एजुकेशनल स्टेक होल्डर्स, शिक्षा हितधारकों के साथ सरकार ने व्यापक विचार विमर्श किया और अंततः इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 नाम दिया गया। इस पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा जगत में बड़े बदलाव की कोशिश है, जिसमें रट्टा मार पढ़ाई या केवल याद करने की पढ़ाई की जगह नवाचार मतलब इनोवेटिव स्टडी, स्किल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, रचनात्मक सोच, वोकेशनल एजुकेशन एवं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर के भारत को ज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति बनाना है। इसके द्वारा एजुकेशनल पैटर्न एवं इंस्टीट्यूशनल पैटर्न दोनों में बदलाव किए गए हैं, जिनमें प्रमुख है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अंतर्गत अब 10+2 पैटर्न की जगह 5+3+3+4 पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। तो आइए हम स्कूली शिक्षा के इस बदलाव को समझते हैं। इस एजुकेशन सिस्टम में स्कूली शिक्षा के प्रमुख 4 फेज बनाए गए हैं। पहला है फाउंडेशन स्टेज, जिसमें क्लास नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1 और क्लास 2 शामिल होगा, जिसमें 3 से 8 साल तक के बच्चे शामिल होंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी, प्लेइंग मेथड,
बाल केंद्रित मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षा दिया जाएगा। लैंग्वेज स्किल और बोलने की कला, बोलने की शिक्षा केवल यहाँ दी जाएगी, किसी तरह से लिखने या पढ़ाई का बोझ बच्चों पे नहीं लादा जाएगा। मनोरंजक विधि से शिक्षा दी जाएगी। दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें क्लास 3 से क्लास 5 तक के बच्चे शामिल होंगे, जिनकी उम्र 8 से 11 साल तक की होगी। यहाँ पे लैंग्वेज और न्यूमेरिकल स्किल डेवलपमेंट, लैंग्वेज और न्यूमेरिकल स्किल संख्यात्मक कौशल को सिखाया जाएगा। और इन दोनों ही स्टेज में, फाउंडेशन स्टेज और प्रिपरेटरी स्टेज, दोनों ही स्टेज में शिक्षा की जो भाषा होगी वो मातृभाषा होगी या क्षेत्रीय भाषा होगी। हालांकि इस पर बहुत सारी आलोचनाएं होती हैं, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तीसरा है मिडिल स्टेज, जिसमें क्लास 6 से क्लास 8 तक के बच्चे शामिल होंगे, जिनकी उम्र 11 से 14 साल तक की होगी। और यहाँ पे कोडिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और महत्वपूर्ण चीज़ एक इंटर्नशिप के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, जिसमें बच्चों के लिए स्पेशल बैगलेस पीरियड रखा जाएगा, जिसमें बच्चे बैग लेकर के स्कूल नहीं जाएंगे, बल्कि इंटर्नशिप उस तरह के स्किल्ड लोगों के साथ शिक्षा प्राप्त करेंगे जो भविष्य में जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उनको तैयार रख सके, और कुछ ऐसी शिक्षा प्राप्त करेंगे जो उनके रोजगार का आधार बन सकता है, जैसे माली की ट्रेनिंग करना, बागवानी, हॉर्टिकल्चर की शिक्षा लेना, या फिर इलेक्ट्रीशियन की शिक्षा लेना। इसी तरह से उत्पादक कुछ शिक्षाएं जो है यहाँ दी जाएंगी। और चौथा है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें क्लास 9 से लेकर के और क्लास 12 तक के बच्चे शामिल होंगे। यहाँ पे इन्हें अपनी पसंद का विषय पढ़ने की छूट होगी। साइंस, आर्ट और कॉमर्स स्ट्रीम अलग से नहीं होगा, बल्कि स्टूडेंट उपलब्ध सभी विषयों में से, चाहे वो साइंस के विषय हों या आर्ट्स के हों या कॉमर्स के विषय हों, उनमें से अपनी पसंद के विषय चुन सकते हैं और अपनी रुचि का विषय चुन करके अपने लिए खुद कॉम्बिनेशन तय कर सकते हैं। अर्थात साइंस, आर्ट और कॉमर्स की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। और रुचि के विषय जब वो चुनेंगे तो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग पढ़ाई में कर सकेंगे। स्कूली शिक्षा 12वीं के बाद ग्रेजुएशन का जो कोर्स होगा वो 4 वर्षों का होगा। इस दौरान पढ़ाई बीच में छूट जाने से शैक्षणिक उपलब्धि पर कोई असर न हो, इसकी व्यवस्था भी इस शिक्षा पद्धति में की गई है। जैसे 1 वर्ष की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट कोर्स, 2 वर्ष पर डिप्लोमा, 3 वर्ष पर बैचलर डिग्री और 4 वर्ष की पढ़ाई पूरी हो जाने पर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री या डिग्री विथ रिसर्च का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यहाँ पे एक विशेष व्यवस्था की गई है। एजुकेशनल या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट उन विद्यार्थियों के रिकॉर्ड को भी अपने पास डिजिटल रूप में सेव रखेगा, सुरक्षित रखेगा, जो किसी कारणवश बीच में पढ़ाई छोड़ दिए हों। यदि वो दोबारा पढ़ना चाहें तो वे आगे अपनी पढ़ाई वहीं से जारी रख पाएंगे जहां से उन्होंने पहले पढ़ाई छोड़ी थी। इस प्रकार उनका समय बर्बाद नहीं होगा। और इसी सिस्टम को मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम कहा गया है। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए जो बीएड की अवधि है वो 4 वर्ष कर दी गई है। इस बात पे भी काफ़ी आलोचना और काफ़ी घबराहट है लोगों के मन में जो बीएड किए हुए हैं, लेकिन इसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह व्यवस्था जो बीएड की अवधि 4 वर्ष की गई है, यह व्यवस्था 2030 ईस्वी तक लागू करने का प्रावधान है। अभी वर्तमान में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को देखा जाए तो केवल एकेडमिक मार्कशीट लेकर के उन्हें भर्ती कर दिया जाता है, और शिक्षकों की भर्ती अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छे प्रक्रिया से, एक बहुत ही सुलझी हुई प्रक्रिया से होना चाहिए, जिसमें ऐसे शिक्षक हमारी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आएँ जो वेल ट्रेंड हों, जो अच्छे तरह से प्रशिक्षित हों। तो बीएड की प्रशिक्षण अवधि को बढ़ा देने में किसी तरह का कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। ग्रेजुएशन में चयनित विषय के आधार पर ही स्टूडेंट अब पीजी भी कर पाएंगे। 4 वर्ष की डिग्री के बाद पीजी करने में केवल 1 वर्ष का समय लगेगा। एमए, एमएससी, एमकॉम की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। वहाँ भी अपनी रुचि के विषय को सिलेक्ट करके विद्यार्थी अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकते हैं।
स्टूडेंट्स का जो एकेडमिक रिजल्ट मेकिंग प्रोसेस होगा उसमें लाइफ स्किल से संबंधित विषय भी शामिल किए जाएंगे, जो पहले एक्स्ट्रा करिकुलम में हुआ करते थे। और अब जैसे लाइफ स्किल के विषय आर्ट क्राफ्ट, या कोई बच्चा किसी खेल में बहुत माहिर हो, या कोई उनके पास वोकेशनल स्किल हो, डांस, म्यूजिक, प्लेइंग या फिर स्विमिंग, इस तरह के जो एक्स्ट्रा करिकुलम के जो सब्जेक्ट होते थे उन्हें अब मेन सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, जिससे वैसे विषय जो अभी तक स्टूडेंट के एकेडमिक कैरियर में काम नहीं आते थे उनका महत्व भी अब बढ़ जाएगा। और यह भारत जैसे देश को खेल के क्षेत्र में और अन्य एक्स्ट्रा करिकुलम के क्षेत्र में भारत को प्रोडक्टिव बनाने में काम आएंगे। स्टूडेंट को स्कूल लेवल में 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी, जिसमें 2 भारतीय भाषा और 1 विदेशी भाषा होगी। विदेशी भाषाओं के उदाहरण में आप फ्रेंच, जर्मन या स्पेनिश को ले सकते हैं। और ये भाषाएं कैसी सिखाई जाएंगी अभी हमारे लिए चुनौती है। एमफिल की डिग्री समाप्त कर दी गई है, जो मास्टर ऑफ फिलॉसफी है। उसकी जगह पे स्टूडेंट अब पीजी के बाद पीएचडी कर सकते हैं, जिसमें 4 वर्ष का समय लगेगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी द्वारा 2025 तक 50% विद्यार्थियों तक वोकेशनल एजुकेशन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों के सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक और नैतिक विकास को संभव बनाने के लिए पाठ्यक्रम को इंटरेस्टिंग और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, लचीला बनाने के लिए प्रयासरत है। अगर हम अन्य शैक्षणिक और संस्थागत सुधारों की बात करें इस एजुकेशनल पॉलिसी में, तो हम देखेंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। 2030 ईस्वी तक स्कूली शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय तक 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बनाने का लक्ष्य रखा गया है। GER अर्थात ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि शिक्षा के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए कितने बच्चों ने एडमिशन लिया और कितने बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। मतलब एडमिशन जितने लोग ले रहे हैं उतने लोग पढ़ाई पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ड्रॉप आउट रेट, स्कूल बीच में छोड़ने का जो रेट हुआ करता था वो पहले ज़्यादा हुआ करता था, उसी को कम करते हुए स्कूली शिक्षा के अंतर्गत इसको 2030 ईस्वी तक GER को, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। अर्थात जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं उतने अपने पढ़ाई पूरी कर लें, इस तरह का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि ये जो सार्वभौमिकरण का लक्ष्य है शिक्षा के लिए, वो मेडिकल और लॉ स्टडी को छोड़ करके अभी बनाया गया है। मेडिकल और लॉ स्टडी में अलग रूल रहेंगे। उसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके शिक्षण को आसान बनाने की व्यवस्था की गई है। डिजिटलाइजेशन ऑफ स्कूल, सभी प्रकार के कंटेंट को क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेट करने की व्यवस्था, वर्चुअल लैब का डेवलपमेंट करने की बात इस शिक्षा नीति में की गई है। इस शिक्षा नीति में शिक्षा के GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 को 2040 ईस्वी तक पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। NEP अर्थात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो क्रियान्वयन है वो जून 2022 से इसके एक नीति को प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि यह शिक्षा नीति पूरी तरह लागू हो जाएगी, उसके कोई एक स्टेप को लागू करेंगे धीरे धीरे। चूँकि शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें लंबा समय लगेगा। समग्र और बहुविषयक मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षण संस्थाओं के विकास की भी बात कही जा रही है, जिसमें IIT जैसे संस्थाओं को भी मल्टीडिसिप्लिनरी बहुविषयक बनाया जाएगा, जिसके लिए 2040 ईस्वी तक का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल बैग का वजन कम किया जाएगा, जिसमें कि बच्चों का जो विद्यार्थी का वजन है उसके वजन से 10% से अधिक स्कूल बैग का वजन नहीं रहना चाहिए। होमवर्क का भी निर्धारण किया गया है, जिसमें उदाहरण के लिए तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए सप्ताह में 2 घंटे से अधिक का होमवर्क नहीं दिया जाएगा। विदेशी छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोले जाएंगे। रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की गई है। एक माई NEP 2020
प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 को फॉलो करना चाहते हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में बदलाव किया गया है, जिसमें पहले 2 चीज़ थे, प्राइमरी और मिडिल, जिसमें 1ली से 5वीं कक्षा तक और फिर 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए प्रावधान थे, और उसके लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेट लिया जाता था। लेकिन उसकी जगह इसके 4 स्टेज होंगे, 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज के लिए अलग अलग टेट लिए जाएंगे। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, जो कि एक सकारात्मक कदम ही है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा एक कॉमन इंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, अर्थात अब केवल मार्क्स के आधार पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। और ये कॉमन इंट्रेंस टेस्ट जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा लिया जाएगा, उसकी पूरी मान्यता पूरे देश में होगी, और यह एग्ज़ाम कॉमन इंट्रेंस टेस्ट वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाएगा। 2030 ईस्वी तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने का लक्ष्य है। UGC, AICTE और NCTE ये जो उच्च शिक्षण संस्थाओं को रेगुलेट करने के लिए संस्थाएं पहले बनी हुई थी, उसके जगह पे अब केवल एक ही संस्था होगी, जिसका नाम होगा हायर एजुकेशन कमीशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द्वारा अब उच्च शैक्षणिक संस्थानों को रेगुलेट किया जाएगा। टॉप ग्लोबल रैंकिंग वाले विश्वविद्यालय भारत में ब्रांच खोलने की अनुमति उनको दी जाएगी, जिससे कि भारतीय विद्यार्थियों को ग्लोबल सिटीजन के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक सार्थक नामक योजना भी प्रारंभ की गई है, जिसका अर्थ है स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवर्टीजमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो भारतीय विद्यार्थियों को ग्लोबल स्टूडेंट या ग्लोबल सिटीजन के रूप में विकसित करना भी भारत सरकार का लक्ष्य है। अब हम शिक्षा के क्षेत्र में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की प्रमुख चुनौतियां हैं, जिसको लेकर के विरोध हो रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। चूँकि शिक्षा समवर्ती सूची कॉन्कुरेंट लिस्ट का विषय है, अतः इस पर केंद्र और राज्य सरकारें जब तक सहमत नहीं हो पाती हैं, तब तक इस कानून को इम्प्लीमेंट करना पूरी तरह से चुनौतीपूर्ण होगा। दूसरी बात है कि नर्सरी में जो शिक्षा देने की बात कही जा रही है, नर्सरी से LKG UKG में जिस तरह से मनोवैज्ञानिक विधि से, बाल केंद्रित विधि से शिक्षा देने की बात की जा रही है, तो अभी हमारे पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतने ट्रेंड लोग नहीं हैं, और सरकार आंगनवाड़ी सेविकाओं, आंगनवाड़ी की मदद से वो शिक्षा देने की बात कर रही है। तो हमें सबसे पहले आंगनवाड़ी दीदियों को उस तरह से प्रशिक्षित करना होगा कि वो बच्चों को शिक्षा दे सकें। तो इसमें भी समय लगेगा, वो अभी तत्काल इम्प्लीमेंट उसको नहीं किया जा सकता है, और इसके लिए विचार विमर्श जारी है। सरकार विचार विमर्श कर रही है कि ये कैसे लागू हो पाएगा, इसके लिए चर्चाएं जारी हैं, इसके लिए चर्चा किया जा रहा है। चुनौतियां जो हैं, अगर हम 2017-18 के आंकड़े को देखेंगे तो GDP का मात्र 2.7% शिक्षा पर खर्च हो पाता था, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 में GDP का 6% लक्ष्य रखा गया है, जो चुनौतीपूर्ण विषय है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को उच्च शिक्षा में 50% तक इम्प्रूवमेंट करने की बात जो कही गई है, वो योजना भी अभी स्पष्ट नहीं है। UGC, AICTE और NCTE की जगह एक ही नियामक होने से शिक्षा का केंद्रीयकरण हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, और एक ही बॉडी जब उसको रेगुलेट करेगा तो इसमें केंद्रीयकरण की संभावना बढ़ेगी, जो एक नकारात्मक पक्ष है, और कोई उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाएगा, तो उसकी मनमानी होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो संभावनाएं क्या हैं, इस चुनौती से कैसे निपटा जाए? तो घोषणाओं को पूरा करने के लिए प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। अगर हम देखें तो 200 शीर्ष रैंक वाले विश्वविद्यालय के पूर्ण शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना भी जरूरी है, और ये भी एक चुनौतीपूर्ण विषय है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को फास्ट ट्रैक बेसिस पर स्थापित करने की आवश्यकता है। जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, विशेषज्ञ प्रतिभा में सुधार के लिए भारतीय टॉप यूनिवर्सिटी को बड़ी संख्या में PhD पैदा करना पड़ेगा, PhD का कोर्स कराना पड़ेगा।
ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकार के संस्थानों में बेहतर समन्वय की आवश्यकता है, विशेष पैकेज दिए जाने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हम इसको पूरा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम इसकी समीक्षा करना चाहें, इस शिक्षा नीति की समीक्षा करना चाहें, तो एनडीपी के 4 प्रमुख डिपार्टमेंट बनाए गए हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके, जिसमें एक डिपार्टमेंट है जो सिलेबस तैयार करेगा, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर ट्रेनिंग या फिर इक्विपमेंट, जो टीचिंग इक्विपमेंट होंगे उसका मैनेजमेंट करेगा। जो दूसरा विभाग बनाया गया है उसके लिए उसका काम है कि स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेगा, टीचर ट्रेनिंग इक्विपमेंट को देखेगा। एक विभाग सिलेबस तैयार करेगा। तीसरा जो विभाग है वो वित्त संबंधी कार्यों को देखेगा, फाइनेंस को देखेगा, जैसे अध्यापक का वेतन, विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था, रिसर्च और जो डेवलपमेंट है उसके लिए फाइनेंस की व्यवस्था करना। चौथा जो डिपार्टमेंट है वो परीक्षा परिणाम, रिजल्ट पर अपना निर्णय लेगा। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी सरकार की ये दूरदर्शी सोच है और कार्य चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नॉलेज विदाउट वर्क इज़ बर्डन, और इसी को देखते हुए जो ज्ञान आधारित शिक्षा थी, केवल ज्ञान प्राप्त करने के आधार पर जो शिक्षा थी, जो रट्टा मार प्रणाली थी, उसको ठीक करके अपने नॉलेज को कैसे हम वर्क में परिणत कर सकें, कार्य रूप दे सकें, इसलिए वोकेशनल और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन पे, इंटर्नशिप पर के खासा जोर दिया गया इस एजुकेशन सिस्टम में, इस शैक्षिक पद्धति में, जो सरकार का एक सकारात्मक और दूरदर्शी सोच का परिचायक है। लेकिन चिंता का विषय ये है कि प्लानिंग विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज़ वर्थलेस। जिस तरह से जो योजना बनाई जाती है, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा सके तो ये महत्वहीन है। तो सबसे बड़ी चुनौती इस योजना को, जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जितनी योजनाएं बनाई गई हैं उसको ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके, तभी ये सार्थक होगा और भारत की नई शिक्षा नीति जिस लक्ष्य को सोच करके बनाई गई है वो लक्ष्य पूरी तरह से हम उसको प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के प्रस्तुतिकरण में इतना ही। धन्यवाद।